हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, आज हम लोग साइंस का वीवीआई क्वेश्चन जो पार्ट 3 लेकर के हैं। पार्ट 2 तक का वीडियो बना हुआ है, क्योंकि आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 31 से आप लोग को देखने को मिल रहा है। बाकी 30, 29, 28, 27 जितना भी इसके पहले का क्वेश्चन है, इसका वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी साइंस का जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी प्रश्न को करवाया जा रहा है, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स उठ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि वाहनों में प्रायः उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। यानी कि जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो गाड़ी होते हैं, तो उस गाड़ी में जो साइड में आईना जो लगा होता है वो उत्तल दर्पण का ही क्यों होता है। पीछे के दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों होता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण, पश्च दृश्य मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सदैव सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। ये सीधा प्रतिबिंब बनाएगा और साथ ही वस्तु का काफ़ी छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और छोटा प्रतिबिंब बनाने से क्या होता है कि दूर की भी वस्तु को वो आईना में कवर कर लेता है, जिसके कारण इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होगा, क्योंकि इसमें छोटा छोटा फिगर बनेगा। इसका मतलब दूर तक को एरिया को कवर कर लेगा, ठीक है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को भी आसानी से वो देख सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, इसको आप लोग ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या है और फिगर कैसे बन रहा है, जिसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख के यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध क्या है, इसका सूत्र और मात्रक लिखें। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसे ए मीटर से मापा जाता है। चालक का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाले धारा का जो विरोध करेगा, उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। मतलब कि अगर इधर से करंट जा रहा है, तो करंट जाने के बाद क्या होता है कि इधर से करंट जाता है, तो करंट को रोकने के लिए प्रतिरोध होता है, क्योंकि जो भी वायर होता है तो वायर, प्रत्येक वायर में प्रतिरोध होगा, ठीक है। वो क्या करता है कि उसको रोकने का काम करता है। वोल्टेज इसको धक्का देता है, लेकिन प्रतिरोध क्या करता है, उसको धक्का देकर रोकता है। इधर से प्रेशर करेगा, वोल्टेज प्रेस करेगा कि चलो जाओ, लेकिन आगे से वो क्या होता है कि धक्का देने के लिए रोकता है। उसी को बोलते हैं प्रतिरोध, कि चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाले धारा के विरोध करेगा। इधर से ही धक्का देगा, उधर से वो धक्का देगा, विरोध करेगा, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है। इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। इसका सूत्र जो होता है आर बराबर भी बटा आई, यानी इसका मात्रक भी ओम होता है। तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रतिरोध का मात्रक अगर पूछेगा तो ओम, अब प्रतिरोधकता का पूछेगा तो ओम मीटर, इसमें मीटर सिर्फ लग जाएगा, ठीक है ना। तो ओम मीटर हो जाएगा प्रतिरोधकता का। अगला, उत्तम ईंधन से आप क्या समझते हैं। तो उत्तम ईंधन उसको कहते हैं जो आसानी से उपलब्ध भी हो जाए, सस्ता भी हो, दहन के बाद ज़्यादा धुआं भी ना पैदा करे, इसे ही उत्तम ईंधन कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर के सिद्धांत को लिखें। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत ये है कि जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसमें धारा प्रवाहित होती है, तो कुंडली पर बल कार्य करता है और उसे लगातार घुमाते रहती है, जिससे विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलते रहती है। मतलब विद्युत मोटर, एक क्वेश्चन क्या, देखिए ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। जितना भी हम क्वेश्चन कर रहा है 2 मार्क्स का। तो देखिए अब आपसे सिर्फ क्या पूछा था, विद्युत मोटर का सिद्धांत, ना कि विद्युत मोटर के कार्य विधि। आप लोग इसको 5 मार्क जैसा मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिद्धांत पूछा है तो सिद्धांत ही बताएंगे, क्योंकि 2 मार्क्स में जब आया है तो सिद्धांत पूछ रहा है, तो सिद्धांत है तो सिद्धांत इसका हम लोग ये देख करके लिख देना। मतलब देख के नहीं, आप लोग को याद कर लेना है, अपने दिमाग से उसको लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए प्रत्येक वीडियो में मैंने 15-15 क्वेश्चन लेकर के आया है। ज़्यादा क्वेश्चन एक बार में नहीं ला रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उतना कवर नहीं कर पाओगे। और मेरा टारगेट यही है कि आप लोग को कम समय में एकदम क्वेश्चन को बेहद तरीका से याद कर लो। अगर ऐसा है कि एक बार में 50 क्वेश्चन है, आप लोग मुश्किल से 10 ही क्वेश्चन याद कर पाएंगे, तो वो बहुत दिक्कत होगा। तो एक वीडियो में हम 15 क्वेश्चन लाएंगे, फिर अगला दिन वीडियो लाएंगे, तो एक दिन में आपको 15 क्वेश्चन को कवर कर लेना है, ताकि आने वाले जो क्वेश्चन रहेगा उसको अगले दिन फिर 15, फिर अगले दिन 15, इस प्रकार से अगर 5 दिन भी अगर साइंस का आप पढ़ लेते हैं तो 75 क्वेश्चन को आप कवर कर लोगे, और उतना तो काफ़ी एग्जाम के लिए, उतना में से तो क्वेश्चन लड़ ही जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो थर्मिट अभिक्रिया क्या होता है कि एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड के बीच होने वाली एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। ये क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड जो लोहा होता है, लोहा का ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम, ये दोनों के बीच में अभिक्रिया होता है, तो इससे क्या होता है, ऊष्मा बहुत ज़्यादा पैदा होता है। जब दोनों का रिएक्शन होता है तो वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा निकलेगा। इसी कारण से इसका उपयोग जो है रेलवे ट्रैक में, जहाँ पर पटरी को जोड़ना होता है, तो पटरी को भी जोड़ने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है, और मशीन के टूटे हुए पुर्जों को भी ये जोड़ने में मदद करता है। तो यही होता है
थर्मिट अभिक्रिया। ठीक है, अगला है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। जी देखिए, क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है कितना इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन यहाँ पे ला रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो इसका बारे में क्या है, 1866 में जॉन न्यूलैंड्स ने हाइड्रोजन से शुरू करके थोरियम पर समाप्त होने वाले परमाणु द्रव्यमान को बढ़ाकर ज्ञात तत्वों को व्यवस्थित किया। उन्होंने देखा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे, इसलिए इन्होंने संगीत के सप्तक से तुलना किया। जो संगीत का सारे गामा पाधा निशा होता है उससे मिलान किया। क्यों? क्योंकि जो भी वो न्यूलैंड जो साहब थे, न्यूलैंड साहब जो भी तत्व को अगर सजा रहे थे तो देख रहे थे कि प्रत्येक पहला से 8वां तत्व जैसे ही आता है तो फिर पहिलका से गुण मिलने लगता है, फिर 8वां तत्व आएगा तो फिर उससे गुण मिलने लगता है। तो देख रहे कि कैसे होता है कि सारे गामा पा धा नी और फिर सा हो जाता है, तो आगे वाला सा और पीछे वाला सा दोनों 8वां पोजीशन पे सा फिर आ गया। उसी प्रकार ही देखे न्यूलैंड्स बाबा कि अरे भाई ये तो 8वां गुण सब मिलते जा रहा है, तो ये तो एकदम संगीत के सुर पे ही सेट हो जाएगा। तो इसी कारण से उस दिन अपना नाम क्या दे दिया, अष्टक का नियम या न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। ठीक है, इसी प्रकार इसको न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा गया था। अगला है हाइड्रोकार्बन। क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो हाइड्रोकार्बन वैसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनेगा उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मीथेन हो गया, C2H6 हो गया, C2H2 हो गया। ठीक है, और यह 2 प्रकार का होता है। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा हो जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमें वन और वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। हमें जंगल का और जंगल के जीवों का संरक्षण क्यों जरूरी है, क्यों हम लोग करेंगे। तो इसका क्या कारण है कि हमें वनों एवं वन्य जीवन का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि वन और वन्य जीव पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, दूसरा वन मृदा अपवर्तन को भी रोकते हैं और बारिश में भी मदद करेंगे। तीसरा वन ऑक्सीजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। वन्य जीव हम आहार श्रृंखला का हिस्सा है और पर्यावरण को भी संतुलित रखता है। तो ये क्वेश्चन का जवाब यही होगा। अगला प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन की परिभाषा लिखें। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। इसका आंसर क्या कह रहा है कि जब किसी पौधे का नया पौधा, जब किसी कोई भी पौधा उसका नया पौधा, जैसे कि उसके जड़, तना, पत्ती जैसे वर्दी भाग मतलब काटा हुआ भाग से जो बनता है उसी को बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। और इसमें फायदा क्या होता है, क्योंकि इसके द्वारा उगाए गए पौधों में बीजों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसका कटा हुआ पार्ट फिर रोप देते हैं। कटा हुआ पार्ट जो है कहीं पे रोपेंगे तो बताइए उसमें बीज का जरूरत पड़ा, नहीं पड़ा, तो बीज का जरूरत नहीं पड़ता है। और कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में पुष्प और फल कम समय में ही आ जाता है, इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। यही होता है कायिक प्रवर्धन। ठीक है, चलिए अगला है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन युक्त नमक की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और गलगंड रोग भी हो जाता है। इसे हम लोग गलगंड भी रोग कहते हैं। ठीक है ना, आयोडीन थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में मदद करता है। बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। अगर ये कमी हो जाएगा तो इसका मानसिक विकास भी रुक जाएगा और साथ ही इसकी कमी से गर्दन का फूलना, गर्दन भी फूलने लगेगा, जो गर्दन के पास लटकने लगेगा, जिसको ग्वाइटर रोग भी बोलते हैं। और नेत्र गोलक, जो आँख का जो गोला वाला पार्ट होता है वो बाहर की ओर उभरने लगेगा, डर जैसा लगने लगेगा कि गोलक का जो अंदर वाला वो बाहर फेंकने लगा। ऐसा क्यों होगा, जब हम लोग को आयोडीन की कमी होगा तब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लगातार दौड़ते रहने से मनुष्य के मांसपेशियों में दर्द क्यों हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लगातार दौड़ने से हमारे शरीर में ऊर्जा की खपत होती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इससे पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है और जमा हो जाता है, जिससे दर्द का अनुभव होने लगता है। यह एक प्रकार का अवायवीय श्वसन भी है। जब ज़्यादा दौड़ोगे तो ज़्यादा दौड़ने से क्या होता है कि अगर स्पीड में दौड़ेंगे चाहे ज़्यादा दौड़ेंगे तो जो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलता है, क्योंकि जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी तो ऑक्सीजन मिलने से क्या होता है 38 ATP का निर्माण होगा और 38 ATP बनता है तो ऊर्जा हम लोग को भरपूर मिलता है। लेकिन जब वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहाँ पर 2 ATP का ही निर्माण होगा, जिसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। और 2 ATP का निर्माण होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वहाँ पे क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल जमने लगेगा, और लैक्टिक अम्ल जब जमेगा तो वहाँ पे दर्द का अनुभव होने लगेगा, और जब दर्द अनुभव होगा तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए
प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसका समीकरण दें। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के माध्यम से ग्लूकोज का संश्लेषण होता है तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। और समीकरण, ये वाला तो दम इंपॉर्टेंट है, समीकरण आप लोग को हर हाल में देना है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए और साथ में जल होना चाहिए, ये दोनों के साथ में जैसे सूर्य के प्रकाश उस पर जाएगा, सूर्य का प्रकाश जैसे आने लगेगा तो क्लोरोफिल वहाँ काम करना चालू कर देगा। क्लोरोफिल पत्ती में होता है, पत्ती के द्वारा ही खाना बनता है ना, तो क्लोरोफिल वह काम करना चालू करेगा, जिससे जैसे ही काम करना चालू करेगा तो ग्लूकोज का संश्लेषण होने लगेगा। ग्लूकोज जब टूटने लगेगा तो ऑक्सीजन गैस हम लोग को मिलने लगेगा, क्योंकि हम लोग के शरीर में भी ग्लूकोज टूटता है तभी तो एटीपी बनता है। और ग्लूकोज जब तक टूटेगा नहीं तो ऑक्सीजन, और ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो हम लोग को एनर्जी मिलेगा नहीं। और ग्लूकोज टूटता कैसे है, ऑक्सीजन जब हम लोग अंदर लेते हैं तब, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन अंदर जाएगा नहीं तो ग्लूकोज टूटेगा नहीं, ग्लूकोज टूटेगा नहीं तो हम लोग को एनर्जी मिलेगा नहीं। तो ऑक्सीजन जाने से, तो यह कहा भी गया है कि ऑक्सीजन जो है हम लोग के लिए एक ऊर्जा का केंद्र भी है, ऑक्सीजन जाएगा तो हम लोग को ऊर्जा मिलेगा। उसी प्रकार ग्लूकोज का संश्लेषण जैसे ही होगा, जैसे ग्लूकोज टूटेगा तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन गैस मिलना चालू हो जाए, क्योंकि पेड़ पौधा से तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना। तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और इसका समीकरण आपको यहाँ पे दे रखा है, आप लोग ध्यान से इसको ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में कभी भी ऐसा गलती मत करना कि सिर्फ अगर प्रकाश संश्लेषण लिख देते हो और इक्वेशन नहीं लिखते हो तो अगर 2 मार्क्स का रहेगा तो आपका 1 ही मार्क्स मिलेगा, ये बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर का उपयोग करने से क्या हानि है। अगर सोलर कुकर का हम उपयोग करते हैं तो उससे हानि क्या है। तो सोलर कुकर से हानि भी है, सोलर का मतलब जो धूप में रख करके खाना बनेगा, तो उसी को तो बोल रहे हैं। तो सोलर कुकर से क्या होगा कि सोलर कुकर का उपयोग बादल वाले दिन में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर बादल वाला दिन रहेगा तो उस दिन धूप रहेगी नहीं, और धूप नहीं रहेगा तो हम लोग खाना बना नहीं सकते हैं। तो बादल लगा दिन में भी नहीं कर सकता, साथ में रात में भी प्रयोग नहीं करेंगे सोलर कुकर, क्योंकि वो धूप से खाना बनेगा तो वहाँ पे तो होगा नहीं। दूसरा, सौर कुकर से बना खाना स्वादिष्ट भी नहीं होता है। और तीसरा, सौर कुकर में खाना बनाने में समय भी अधिक लगेगा। ठीक है, तो ये था आपका सोलर कुकर से हानि। और आज का आखिरी प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष क्या है, क्योंकि एक बार में हम लोग 15 क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, 15 क्वेश्चन कवर करते चलेंगे, आप लोग को रेडी दम रख करके याद कर लेना है। तो क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए उपाय बताएं। तो दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, जिस व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई दे परंतु नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई दे, जिसको जो दोष रहेगा वहीं का वस्तु दिखाई देगा। तो दूरदृष्टि दोष है तो इसको दूर की ही वस्तु दिखाई देगा, नज़दीक का नहीं दिखाई देगा। जिसको निकट दृष्टि दोष रहेगा तो निकट की दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देता तब व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है, और इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा हम लोग को पहनना चाहिए। तो देखिए, दूर छोटा है तो उत्तल भी छोटा है, तो ध्यान दीजिएगा, दूर के लिए उत्तल और निकट तो निकट आपका देखिए 3 अक्षर का है, और अवतल भी देखिए बड़ा है, उत्तल अवतल में अवतल बड़ा है तो निकट के लिए अवतल का प्रयोग होगा। तो ये भी याद रखिएगा कि अगर दूर पूछे तो उत्तल और निकट पूछे तो अवतल लेंस का चश्मा पहनना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो था 45 तक का कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर इसको ध्यान में रखिएगा और आप लोग इसको जरूर याद कर लेना दोस्त, क्योंकि ऐसा प्रश्न ही एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले के क्लास में अगले वीडियो लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।